स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य की महामैराथन क्लास की श्रृंखला 2 में हम सभी आज यहाँ पर मार्च के अंतर्गत जितने भी प्रश्न हमने प्रैक्टिस सेट के पढ़े हुए थे उन सभी का पूरा कलेक्शन आपको इस वीडियो में मिलेगा। हमारा जो पिछला वीडियो था उस वीडियो में हमने पूरे 35 प्रश्नों को हल किया हुआ था और आज के इस वीडियो में भी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को हम हल करेंगे। ये सभी प्रश्न बहुत उपयोगी हैं। टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट सभी की दृष्टि से बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, झरि लागे महलिया गगन गहराए, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन मलूकदास, कबीरदास, रैदास, धर्मदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा धर्मदास। झरि लागे महलिया गगन गहराए, ये धर्मदास जी का काव्य पंक्ति है और धर्मदास जी कबीरदास जी के प्रधान शिष्यों में थे, ये आपको ध्यान रखना है। कबीरदास जी की मृत्यु सन 1518 ईस्वी के बाद उनकी गद्दी के उत्तराधिकारी यही थे, धर्मदास जी। ठीक है, धर्मदास ने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया हुआ है। ये सारे तथ्य शुक्ल जी की पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो ये पंक्ति आपको ध्यान रखनी है, झरि लागे महलिया गगन गहराए, ये धर्मदास जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भीतर सेवा बंदगी बाहिर काहे जाए, भीतर सेवा बंदगी बाहिर काहे जाए, यह पंक्ति किस मध्यकालीन कवि की है? ऑप्शन रैदास, दादू दयाल, धर्मदास, कबीरदास। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा दादू दयाल। भीतर सेवा बंदगी बाहिर काहे जाए। तो ये काव्य पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप इन्हें दोहरा लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछी जा चुकी पंक्तियाँ हैं। इसके अलावा दादू दयाल की अगर और पंक्ति देखें तो भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वय पख रहति पंथ गह पूरा, अबरन एक अधारा। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, ये दादू दयाल जी का है। घीव दूध में रम रहा व्यापक सबही ठौर, ये भी दादू दयाल जी की पंक्ति है। इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में माना जाता है और 1544 इनका जन्म सन है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन कबीरदास, मलूकदास, सुंदरदास, सींगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मलूकदास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही हम देखते हैं मलूकदास के बारे में और महत्वपूर्ण बातें। इनका जन्म सन 1574 ईस्वी में इलाहाबाद के कड़ा में हुआ था। ठीक, 1544 में दादू दयाल का था और 1574 में इलाहाबाद में कड़ा में मलूकदास जी का है। ध्यान रखेंगे, इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, रत्नखान और ज्ञानबोध। ये औरंगजेब के समय में विद्यमान थे। ये सब तथ्य शुक्ल जी की पुस्तक में है। ये इतने प्रसिद्ध हुए कि इनकी गद्दियाँ कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक के में कायम हुई थी। यानी बहुत दूर दूर तक मलूकदास जी की गद्दियाँ स्थापित हुई थी। दोस्तों, यूपी हायर की परीक्षा नज़दीक है। 10 दिनों में 10 प्रैक्टिस सेट 70 प्रश्नों का आपके लिए हमने तैयार किया हुआ है। स्पेशल संभावित प्रश्नों और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के तौर पर ये आपको प्रतिदिन 70 प्रश्नों का सेट 10 दिनों में ये मिलेगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इस प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 अप्रैल से ये कल से शुरू हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अब तो जप अजपा जप मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व हैं जाके चेरे, यह किसकी काव्य पंक्ति है? ऑप्शन सुंदरदास, मलूकदास, धर्मदास, रैदास। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मलूकदास। अब तो अजपा जप मन मेरे। इसके अलावा मलूकदास जी की एक और काव्य पंक्ति आपको ध्यान रखनी है, सबहिन के हम सबय हमारे, जीव जंतु मोहि लगें प्यारे। ये जो है मलूकदास जी की ही पंक्ति है। तो मलूकदास जी के बारे में हमने 2-3 प्रश्न देखे, उनके साथ महत्वपूर्ण कुछ तथ्य भी देखे हुए हैं, तो उसे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शीस पगा न जगा तन पै, प्रभु जाने को आहि बसै कहीं ग्रामा, यह काव्य पंक्ति किसकी है? ऑप्शन नरोत्तम दास, महाराज टोडरमल, कविगंग, सूरदास। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है नरोत्तम दास।
शीस पगा न झगा तन पै प्रभु जाने को आहि बसै कहीं ग्रामा। ये पंक्ति जो है नरोत्तम दास जी की है। अब इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। यह सवैया है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यह सवैया है नरोत्तम दास जी का, और उनकी रचना सुदामा चरित्र में संग्रहित है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि सुदामा चरित्र जो है वो नरोत्तम दास जी की रचना है। इनकी एक और खंड काव्य है ध्रुव चरित्र नाम से, एक सुदामा चरित्र और एक ध्रुव चरित्र। किसका है? नरोत्तम दास जी का। इनकी एक महत्वपूर्ण पंक्ति देखिए कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। ये नरोत्तम दास जी ने सुदामा और कृष्ण को केंद्र में रख के जो सुदामा चरित्र लिखा हुआ है उसमें है ये। शुक्ल जी ने सगुण धारा के फुटकल कवियों की सूची में नरोत्तम दास जी को रखा है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदुआन को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन गोस्वामी तुलसीदास, रसखान, कबीरदास, रहीम। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रहीमदास। हिंदुआन को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान, ये रहीमदास जी की काव्य पंक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू मग पर पाँव न राख्यों का जो बहुत हिंदी भाख्यों। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, नूर मोहम्मद, मुल्ला वजही। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है नूर मोहम्मद। हिंदू मग पर पाँव न राख्यों का जो बहुत है हिंदू भाख्यों। बहुत आलोचनाओं के बाद नूर मोहम्मद जी ने एक तरह से सफाई के तौर पे लिखा हुआ था कि हिंदू मग पर पाँव न राख्यों, बहुत प्रताड़ित किए गए, तो इस तरह से उन्होंने इसे लिखा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि नूर मोहम्मद जी की कौन कौन सी रचनाएं हिंदी साहित्य के इतिहास में या आपको ऑब्जेक्टिव पुस्तकों में दिखाई पड़ती हैं। आपने इनकी कौन सी रचनाएँ याद की हुई हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। देखते हैं अगला प्रश्न। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यह विचार किस आलोचक का है? ऑप्शन विजय देव नारायण शाही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी ने ही लिखा है कि केशव दास को कवि हृदय नहीं मिला था, सहृदयता और भावुकता भी उनमें नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। यह किस रचना की पंक्तियां हैं? ऑप्शन कामायनी, संध्या सुंदरी, साकेत, प्रिय प्रवास। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साकेत। साकेत में ये उर्मिला का कथन है। उर्मिला कहती है मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये साकेत की पंक्ति है। साकेत के बारे में देखते हैं कि साकेत 1931 में प्रकाशित हुआ और उसके 9वें सर्ग में विरहिणी उर्मिला का ये गीत है। यौवन को बच्चे के रूप में संबोधित किया गया है। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि साकेत में कितने सर्ग हैं। ये आपकी जानकारी भी साथ साथ में हम यहाँ परखते हुए चलते हैं। तो जिन्हें जानकारी हो साकेत में कितने सर्ग हैं जरूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं। कामायनी में यौवन चपल शिशु है और लज्जा उसकी क्या है? ऑप्शन दासी, पथगामिनी, देवी, धाय। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है धाय। कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने यौवन को चपल शिशु कहा है और लज्जा उसकी धाय की तरह है जो उसे सिखाती है, समझाती है। तो ये लज्जा सर्ग में है और लज्जा सर्ग की पंक्ति से ध्यान रखिएगा। मैं उसी चपल की धात्री हूँ। कौन चपल? यौवन जो चपल है। मैं उसी चपल की धात्री हूँ, गौरव महिमा सिखलाती हूँ, ठोकर जो लगने वाली है उसको धीरे से समझाती। तो ये जो है लज्जा सर्ग के अंतर्गत है और धाय के रूप में लज्जा आती है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है। राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन नरेश मेहता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुंवर नारायण, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। ये मैथिली शरण गुप्त की काव्य पंक्तियां हैं। किस रचना से हैं ये आप कमेंट करके बताएं। जो लोग यूपी हायर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये जरूर जानना चाहिए कि मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से ये पंक्ति है। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते, यह किस कवि की काव्य पंक्तियाँ हैं? ऑप्शन में है रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते। तो इसे ध्यान रखिएगा, यह काव्य पंक्ति जयशंकर प्रसाद की कामायनी के लज्जा सर्ग से है। बहुत महत्वपूर्ण है, लज्जा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है, अच्छी हिंदी तो बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बाल मुकुंद गुप्त से बहुत विवाद, साहित्यिक विवाद, उस तरह के व्यक्तिगत विवाद नहीं, साहित्यिक विवाद होने के बावजूद उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं और लिखते हैं कि अच्छी हिंदी अगर कोई एक व्यक्ति लिखता था तो बाल मुकुंद गुप्त। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से विवाद इन दोनों के बीच में रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं साहित्य की दृष्टि से। भाषा और व्याकरण लेख में प्रयुक्त अनस्थिरता शब्द को लेकर दोनों के बीच में साहित्यिक विवाद भी रहे। किसके किसके बीच? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त, इन दोनों के बीच में। अगला प्रश्न है, आत्माराम की टेटे और कल्लू अलहैत का प्रसंग किनके बीच साहित्यिक विवाद के रूप में जाना जाता है? आत्माराम की टेटे और कल्लू अलहैत किसके बीच था? ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी और बालकृष्ण भट्ट, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह, बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी, भातेंदु और प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी। यही वो प्रसंग था जिसमें भाषा और व्याकरण निबंध में प्रयुक्त अनस्थिरता शब्द को लेकर के विवाद उठा और आत्माराम की टेटे और कल्लू अलहैत नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कई सारे लेख लिखे। व्यंग्यात्मक लहजे में ही साहित्यिक विवाद ये चलता रहा दोनों के बीच में, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये पॉइंट्स आप ध्यान रखें। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण में प्रयुक्त अनस्थिरता शब्द को लेकर विवाद उठा। बाल मुकुंद गुप्त के प्रत्युत्तर में द्विवेदी जी ने सरगव नरक ठिकाना ना ही शीर्षक से लेख लिखा। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सरगव नरक ठिकाना ना ही नामक लेख किसने लिखा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसके प्रत्युत्तर में लिखा था? बाल मुकुंद गुप्त जी के लेख के उत्तर में। अगला प्रश्न है, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। यह काव्य पंक्तियां किस कविता की हैं? ऑप्शन में है परिवर्तन, नौका विहार, संध्या, एक तारा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है नौका विहार। ये काव्य पंक्ति नौका विहार कविता की है। ध्यान रखना है, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, ये सुमित्रानंदन पंत जी की नौका विहार कविता है। अगला प्रश्न है, कहो एकाकिनी कौन। इस पंक्ति में पंत जी ने एकाकिनी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? ऑप्शन प्रकृति के लिए, नायिका के लिए, संध्या के लिए, नौका के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है संध्या के लिए। कहो एकाकिनी कौन, कहो रूपस तुम कौन, इस तरह की जो वहाँ पे संबोधन किया हुआ है पंत जी ने संध्या कविता में, संध्या के लिए किया है, इसे ध्यान रखना है। जो कविताएं पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं यूपी हायर के, उन कविताओं से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, इन नमूनों को देख के आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि किन कविताओं को कैसे आपको पढ़ना है और कहाँ किस पॉइंट को नोट करना है। दोस्तों, जिन लोगों ने इस सूचना को नहीं देखा है वो देख लें। 1 अप्रैल 2025 से 10 दिन यानी 10 अप्रैल तक हम ये 70 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आपके लिए, प्रतिदिन 70 प्रश्नों का 10 प्रैक्टिस सेट लेकर के हम मौजूद रहेंगे। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी अब तक की तैयारी जांच सकते हैं। सभी प्रश्न बहुत उपयोगी और संभावित किस्म के हैं, तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, एकाकीपन का अंधकार, दुस्सह है इसका मूक भार, इसके विषाद का रे न पार। एकाकीपन के अंधकार की पीड़ा किस कविता में है? ऑप्शन मैं नीर भरी दुख की बदली, कामायनी, नौका विहार, एक तारा। तो इसका सही उत्तर क्या है?
इसका सही उत्तर है एक तारा। सुमित्रानंदन पंत जी की कविता एक तारा है, उसमें उन्होंने ये पंक्ति लिखी है कि एकाकीपन का अंधकार दुस्सह है इसका मूक भार, इसके विषाद का रे न पार। अब इसके बारे में और महत्वपूर्ण इस कविता के बारे में देख लीजिएगा। एक तारा कविता पाठ्यक्रम में है। पंत जी ने इस तारे को अकलुष, जिसमें कोई कालिमा नहीं है, अनिद्य, जिसमें नींद नहीं है, पूरी रात जागता है, मूर्तिमान ज्योतित विवेक कहा है, आसमान में विचरता मुक्तमीन भी कहा है इसे। तो ऐसे प्रश्न कभी बन जाएं कि सुमित्रानंदन पंत जी ने एक तारा कविता में मुक्तमीन किसे कहा है, या एक तारा को क्या कहा है, तो मुक्तमीन भी कहा है। मुक्तमीन से आशय है कि पूरे आकाश रूपी समुद्र में अकेली मछली की तरह वो एक तारा जो शाम को पश्चिम की दिशा में दिखाई पड़ता है, वो तैर रहा है, इकलौता। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक गुरु कौन थे? ऑप्शन दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गिरधर दास, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक गुरु थे, साहित्यिक गुरु माने जाते हैं, इसे ध्यान रखें। इनका जन्म सन 1823 ईस्वी में हुआ है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं भी इसी बहाने याद रखेंगे। वामा मनोरंजन, इतिहास तिमिरनाशक, भूगोल हस्तामलक और आलसियों का कोड़ा। ये ध्यान रखेंगे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। राजा लक्ष्मण सिंह भी इन्हीं के समय में विद्यमान थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का 1823 में जन्म है और राजा लक्ष्मण सिंह का 1826 में। तो ये भी ध्यान रखिएगा साथ साथ में। अगला प्रश्न है, हिंदी में संस्कृत निष्ठ शब्दावली के प्रयोग के प्रबल समर्थक कौन थे? तो ये सारे ऑप्शन आप देख रहे होंगे, इसमें सही उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी भाषा में संस्कृत निष्ठ शब्दावली के प्रयोग के प्रबल समर्थक थे, ठीक है। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दू और अरबी वगैरह के मिश्रित जो शब्द थे हिंदी भाषा में, उसके पक्षधर थे। तो कभी भी पूछे संस्कृत निष्ठ शब्दावली के प्रबल समर्थक राजा लक्ष्मण सिंह, 1826 में इनका जन्म हुआ है। इन्होंने कालिदास की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद भी किया है। कौन? राजा लक्ष्मण सिंह ने। शकुंतला नाम से 1862 में, रघुवंश 1878, मेघदूत 1882, इन तीनों रचनाओं का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद की किस कहानी में न्यायप्रियता के आदर्श को स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है पंच परमेश्वर। प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी में न्यायप्रियता के आदर्श को स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, महीप सिंह किस कहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं? ऑप्शन सक्रिय कहानी, सचेतन कहानी, समांतर कहानी, नई कहानी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सचेतन कहानी, ठीक है। एक किसी स्टूडेंट ने कमेंट करके इसके बारे में ट्रिक बताई थी कि सिंह को देखकर सचेत हो जाना, तो एक तरह से महीप सिंह और सचेतन कहानी आंदोलन, इन दोनों को याद करने का एक ट्रिक हो सकता है। बहुत अच्छी ट्रिक उन्होंने सुझाई थी। इसके साथ ही देखते हैं नई कहानी आंदोलन। नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। इन तीनों का नाम नई कहानी के लिए आता है और 1956 में ये कहानी आंदोलन चला। सचेतन कहानी महीप सिंह 1964। समांतर कहानी कमलेश्वर इसके प्रवर्तक माने जाते हैं 1972। सक्रिय कहानी राकेश वत्स और ये 1979 ईस्वी में। तो ये कहानी आंदोलनों के बारे में भी साथ में आप जानते रहेंगे तो आसान होगा। अगला देखते हैं, समांतर कहानी का आरंभ किस पत्रिका से माना जाता है? ऑप्शन सारिका पत्रिका, आधार, मंच, हंस। किस पत्रिका से माना जाता है? समांतर कहानी का आरंभ सारिका पत्रिका से माना जाता है और समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक का नाम कमलेश्वर, 1972 में। हमने ऊपर ही पढ़ा हुआ है इसे, इसलिए ध्यान रखें। साथ ही कमलेश्वर के एक उपन्यास का नाम ध्यान रखें, कितने पाकिस्तान। आप सभी जानते हैं, लेकिन इसके प्रकाशन वर्ष को भी ध्यान रखें, 2000 में। और इस उपन्यास को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला 2003 में, यानी 2000 में प्रकाशित हुआ है, 2003 में इसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक 6 अंकों में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी नाटक जो है
वो 6 अंकों में लिखा गया है। अब बाकी जितने नाटकों के नाम दिए हैं वो कितने अंक हैं उनमें देख लेते हैं। अंजो दीदी में केवल 2 अंक है और दोनों अंकों के बीच में जो अंतराल है वो 20 वर्षों का है। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। अंजो दीदी नाटक में 2 अंक हैं और दोनों अंकों के बीच में 20 वर्षों का अंतराल है। चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक हैं, अंधा युग में 5 अंक हैं और अंधेर नगरी में 6 अंक हैं। इन सारे नाटकों के अंकों की बात हमने इसलिए की कि ये सारे नाटक आपको यूपी हायर के पाठ्यक्रम में लगे हुए मिल जाएंगे। साथ ही ये सारे नाटक आपको जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा होती है जिस भी स्टेट की, उन सब में ये लगभग मिल ही जाते हैं। तो इसलिए इनके अंकों की संख्या अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आसान रहेगा आपके लिए। अगला प्रश्न है, निम्न नाटकों का उनके अंकों के आधार पर क्रम लगाइए। नाटकों के नाम हैं आषाढ़ का एक दिन, अंजो दीदी, अंधेर नगरी और अंधा युग। तो इनका हमने ऊपर अभी जिक्र भी किया। अगर इसे आप सेट करेंगे तो किस तरह से करेंगे? आषाढ़ का एक दिन, अंजो दीदी, अंधेर नगरी और अंधा युग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, यानी JILK, JILK। सबसे अंतिम में अंधेर नगरी है इसलिए कि इसमें 6 अंक हैं। ठीक है, अंधा युग में 5 अंक हैं और अंजो दीदी में 2 अंक हैं। तो इस तरह से हमने सारे देखिए, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, माधुरी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या है? 1922। माधुरी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1922। इस पत्रिका के संपादक श्री दुलारे लाल भार्गव जी थे। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भावों की भिड़ंत नामक ऐतिहासिक लेख का विवाद क्या था? हिंदी साहित्य में कई सारे साहित्यिक विवादों का नाम आता है। भावों की भिड़ंत नामक जो ऐतिहासिक विवाद था वो, इसका सही उत्तर है, निराला की कविताएं रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं की नकल हैं। इसी विषय पे ये भावों की भिड़ंत नामक लेख लिखे जा रहे थे और ये साहित्यिक विवाद चल रहा था। यह साहित्यिक विवाद प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुआ। प्रभा पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं और किस सन में ये प्रकाशित हुआ, ये कमेंट करके आप बताएंगे। इसका प्रकाशन कानपुर से होता था और संपादक तो हम बता ही दे रहे हैं आपको, यहाँ पे हमने नोट किया हुआ है, बालकृष्ण शर्मा नवीन। सन आपको बताना है कि किस सन में ये प्रकाशित होती थी। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट से आप लोग जुड़े। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है इसमें और प्रतिदिन 70 प्रश्न आपको मिलेंगे। 1 अप्रैल से ये शुरू हो रहा है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। 35 प्रश्नों की इस श्रृंखला में हम 27वें प्रश्न पर पहुंचे हुए हैं। आप सभी हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। वहां जाके आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि समय पर हम जुड़े रहें। जो भी सूचनाएं हैं आपको ग्रुप के माध्यम से मिलती रहें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इससे आपकी सराहनाओं से हमारी क्लासेस और बेहतर हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द और अर्थ की दृष्टि से अलंकारों का 2 वर्गों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया? वामन, भामह, रुद्रट, भरतमुनि। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रुद्रट। शब्द और अर्थ की दृष्टि से अलंकारों का 2 वर्गों में विभाजन। निशा अग्रवाल जी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि रुद्रट ने सर्वप्रथम शब्द और अर्थ के महत्व के अनुसार 2 वर्गों में अलंकारों का विभाजन किया, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो ध्यान रखेंगे इसे, रुद्रट का नाम। इसके अलावा देखिए, शब्दालंकारों के रुद्रट ने 5 भेद बताए। कौन कौन से? वक्रोक्त, श्लेष, चित्र, अनुप्रास और यमक। अर्थालंकारों के 4 भेद बताए, वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष। तो ज़्यादातर पूछा जाता है कि इसी का जिक्र आता है अर्थालंकार के अंतर्गत, जो उन्होंने 4 भेद बताए हैं कि रुद्रट के अनुसार वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष ये अलंकारों के भेद हैं। आचार्य रुद्रट ने वक्रोक्ति के 2 भेद बताए, काक वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। रुद्रट कश्मीर के निवासी थे। 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय है। इनकी रचना का नाम काव्यालंकार है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अलंकार ग्रंथों में रस का विवेचन करने वाला प्रथम ग्रंथकार कौन था? अलंकार ग्रंथों में
रस का विवेचन करने वाला? ऑप्शन रुद्रट, भामह, उद्भट और भोजराज। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रुद्रट। अलंकार ग्रंथों में रस का विवेचन करने वाला प्रथम ग्रंथकार रुद्रट है। निशा अग्रवाल जी ने लिखा है भारतीय काव्यशास्त्र पुस्तक में कि अलंकार ग्रंथों में रस का विवेचन करने वाला रुद्रट ही प्रथम ग्रंथकार है। दोस्तों, हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स जो टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की दृष्टि से, यूजीसी नेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाली जो केवीएस, टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा है उसमें बहुत ही उपयोगी होगी। इसमें रचनाकार विशेष, प्रैक्टिस सेट, वन लाइनर, सारी चीज़ें बहुत ही मेहनत से तैयार किया हुआ है। इसमें कुल 215 पृष्ठ हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपने परीक्षाओं की दृष्टि से इसे अपने पास रख सकते हैं, बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भामह की परंपरा को प्रचलित रखने और उनके कथन को व्यवस्थित रूप में व्याख्या करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उद्भट। भामह की जो परंपरा थी उसको प्रचलित रखने और उनके कथनों की व्यवस्थित व्याख्या करने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है, ध्यान रखेंगे। इस दृष्टि से अलंकार संप्रदाय के महत्वपूर्ण आचार्यों में भामह, उद्भट का नाम आता है। आचार्य भरत मुनि ने अलंकारों के कितने भेद बताए हैं? ये आप सभी जानते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 8, 4, 6, 10। तो इसका सही उत्तर है 4। आचार्य भरत मुनि ने अलंकारों के 4 भेद बताए हैं, रस के 8 भेद बताए हैं। तो इस तरह से इसे भी ध्यान रखेंगे। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में जिन 4 अलंकारों का उल्लेख किया वो कौन कौन से हैं? उपमा, रूपक, यमक, दीपक। इसे याद रखें, उपमा, रूपक, यमक, दीपक। अगला प्रश्न, तत्वों के आधार पर अलंकारों का वर्गीकरण करने का श्रेय उद्भट को जाता है। उन्होंने संपूर्ण अलंकारों को कितने वर्गों में विभाजित किया? सीधा सीधा ये भी पूछ सकता है कि उद्भट ने अलंकारों को कितने वर्गों में विभाजित किया। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 6। उद्भट ने कुल अलंकारों की जो संख्या मानी है वो 40 मानी है और इन 40 को 6 वर्गों में उन्होंने विभाजित किया है। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं कि विभिन्न आचार्यों ने अलंकारों की संख्या को कितना निर्धारित किया है। भरत मुनि 4 मानते हैं, भामह 38 मानते हैं, उद्भट 40 अलंकारों की संख्या बताते हैं, रुद्रट 51, भोजराज 71, रुय्यक 75, जयदेव 87 और अप्पय दीक्षित तक पहुँचते पहुँचते ये अलंकारों की संख्या 120 मानी जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुख्यार्थ हतिर्दोषौ कहकर काव्यदोष को परिभाषित करने वाले आचार्य कौन है? ऑप्शन दंडी, मम्मट, भरत मुनि, विश्वनाथ। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मम्मट। मम्मट ने कहा कि मुख्यार्थ का जो मुख्यार्थ की को हत दे, उसको नष्ट कर दे, वह काव्यदोष कहलाता है। ठीक है। मुख्य अर्थ के अपकर्षक को दोष कहा जाता है। मम्मट के ग्रंथ का नाम ध्यान रखेंगे, काव्य प्रकाश। ये तथ्य गलत है। मम्मट ध्वनि विरोधी नहीं बल्कि ध्वनि के पुष्टिकारक यानी उसको पुष्टि प्रदान करने वाले आचार्य थे, ध्यान रखेंगे। और मम्मट का समय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। अगला प्रश्न है, दशरूपक नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है धनंजय। दशरूपक ग्रंथ धनंजय का है। इनका समय 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। अभी हमने मम्मट का देखा 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, उनसे पहले धनंजय का नाम 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। धनंजय का नाम ध्वनि विरोधी आचार्य के रूप में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, रसापकर्षका दोषाः, रस का अपकर्षण करने वाले को काव्यदोष कहा जाता है। यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर है आचार्य विश्वनाथ। हमने ऊपर देखा मम्मट कहते हैं मुख्य अर्थ के अपकर्षक को दोष कहते हैं। यहाँ आचार्य विश्वनाथ कह रहे हैं कि रस के अपकर्षक को दोष कहते हैं, यानी रस की प्रतीति में जो बाधक बनते हैं वे काव्यदोष कहलाते हैं। आचार्य विश्वनाथ के ग्रंथ का नाम ध्यान रखेंगे साहित्य दर्पण, और इनका समय 14वीं शती का पूर्वार्ध। तो इतनी बातें एक प्रश्न के बहाने आप तैयार कर सकते हैं। एक प्रश्न के बहाने कई सारे प्रश्न आपके तैयार होते हैं। दोस्तों,
हमने लगभग 34 प्रश्न पूरे आज के इस प्रैक्टिस सेट में देखा और अंतिम प्रश्न हमारा है, इसे हम हल करेंगे और आप जुड़े रहें, बने रहें। जो भी आपकी राय हो, कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है हमारा अंतिम, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवित लिखकर अलंकार का महत्व बताने वाले आचार्य कौन हैं? ऑप्शन कविदेव, कवि भिखारीदास, कवि केशवदास, कवि भूषण। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कवि केशवदास। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवित। अगली पंक्ति इसी की है, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। और इसी के साथ ध्यान रखेंगे केशवदास जी का जन्म सन क्या है? 1555 ईस्वी। तो दोस्तों ये आज हमारा 35 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट, जो 35 प्रश्नों के बहाने हमने लगभग 150 से 200 पॉइंट नए जाने और एक साथ तैयारी की। ये आधे घंटे की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। अलग अलग विषयों से, काव्यशास्त्र से भी, उपन्यासों से भी, पाठ्यक्रम में लगी हुई रचनाओं पर आधारित भी हमने सारे प्रश्नों को हल किया। उम्मीद है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगा और आपके रिवीजन में बहुत मदद करेगा। आप हमारे प्रैक्टिस सेट की जो श्रृंखला है हमने शुरू की हुई है, कल से शुरू होने वाली है, उससे जुड़ सकते हैं। काफ़ी उपयोगी होगा आपके लिए और अपनी परीक्षाओं की तैयारी की जांच भी आप कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लेंगे और इसे ज्वाइन कर सकते हैं। प्रतिदिन आपको ग्रुप में 9 बजे ये प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हो जाएंगे। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।